नमस्कार दोस्तों, ये खबर एक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें एक प्रोड्यूसर हैं शैलेंद्र सिंह। वो पुराना किस्सा सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि सलमान खान पीआरपी हेयर ट्रीटमेंट कराने गए थे जिस वक्त भारत में पीआरपी बैन था, फिर भी सलमान खान ने कराया था ये ट्रीटमेंट। इस खबर का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम फिल्म स्टार्स के उस पहलू को अनदेखा कर देते हैं जो स्टारडम का बहुत बड़ा काला सच है। और काला सच ये है कि स्टार बनने के लिए, बने रहने के लिए, खुद को मेंटेन करने के लिए कई बार कुछ ऐसा करवाना पड़ता है, करना पड़ता है फिल्म स्टार्स को जिसका जिक्र होता नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी लिस्ट बनाएं तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है। इस खबर को देखने के बाद रवि जी को एक ख्याल आया कि हम आज इस पर बात करेंगे रात को 10 बजे। फिर हमने खबर ढूंढी। अब खबर कई अखबारों में है, हमने फिलहाल आपके सामने जो पत्रिका न्यूज़पेपर है उसके वेबसाइट को हमने खोला हुआ है, वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक पुराने फिल्म प्रोड्यूसर का ये दावा है कि सलमान खान को अपना स्टारडम मेंटेन करने के लिए सर पर बाल चाहिए थे और सर पर बाल कराने के लिए एक खास तरह का ट्रीटमेंट चाहिए था जो उस वक्त भारत में बैन था, अवेलेबल नहीं था। लेकिन फिर बाहर जाकर उन्होंने वो ट्रीटमेंट कराया और उसका जिक्र कर रहे हैं। और यहीं से वो सिलसिला और वो बातचीत शुरू होती है जिसमें हम कहते हैं कि भाई स्टार बने रहना और बनना आसान नहीं है। रवि जी क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल, जब मैंने इस खबर को देखा तो मैं चौंका कि मैंने कहा अच्छा ये, क्योंकि चौंका मैं इसलिए क्योंकि इल्लीगल था वो ट्रीटमेंट। तब सबसे बड़ी बात ये है, ट्रीटमेंट लेने के लिए विदेश जाना वो सब तो ठीक है, मगर आप देखिए उसमें सलमान, वो जो पॉडकास्ट है जो साइरस ब्रोचा के साथ में शैलेंद्र सिंह जो है वो कर रहे हैं, उसमें वो बाकायदा बता रहे हैं कि किस तरह से वो सलमान खान के साथ बैठे थे, बातचीत उनकी चल रही थी सलमान के साथ में, और अचानक सलमान खाना खा रहे थे और अचानक जो है वो एक व्यक्ति पीछे से निकल के आया और बोले मैं देखता रह गया, और वो इंजेक्शन लेके आया था। अब सोचिए कोई आदमी खाना खा रहा है और वो आदमी आके उनके स्कल पे ऊपर जो है यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहा, वो हैरान रह गया। तो बोले मैंने सलमान से पूछा तो ये सलमान का कहना था उनसे कि स्टार बने रहने या स्टारडम को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सेक्रीफाइस कह लीजिए, तकलीफ उठाना कह लीजिए। तो बात वही है कि जो बाल उड़ जाने वाली समस्या है, देखिए कितने लोग हैं देश में, दुनिया में जो इस समस्या से मतलब दो चार हैं, मतलब बड़े लोगों, मतलब संकट भी है उनके सामने बहुत लोगों की कि यार बाल उड़ गए हैं, बाल नहीं है, और तरह तरह के दावे होते हैं। ऐसी जाने कितनी मेडिसिन सच्ची झूठी बिकती हैं जो कहती हैं कि बाल उगा देंगे। लोग बड़े आस में रहते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन बॉलीवुड स्टार्स का मामला अलग है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आमतौर पर ये रहता है, अरे लोग कैसे खुद को मेंटेन करते हैं। तो ये एक बात निकल कर आई जो आपको ये बताती है कि इनको ये हर तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं विदेश। हम अक्सर देखते हैं कोई कलाकार, जो कई कलाकारों का आता है वो विदेश गए, क्यों जाते हैं विदेश? बहुत सारी ट्रीटमेंट वहां पे। अब इसमें यह है कि इलीगल, आप सोचिए यहाँ अगर कोई इलीगल है ट्रीटमेंट तब भी वो बाहर जा रहा है क्योंकि उसको अपना स्टारडम बचाना, उसको ट्रीटमेंट लेना है कुछ भी करके। तो इनके फॉरेन जाने के जो मामले हैं, हम देखते हैं कईयों के रंग, मतलब आप सोशल मीडिया में हैं तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, देख लीजिए उनके कलर में कितना डिफरेंस आ गया। बोले 20 साल पहले तो ऐसे थे और अब ऐसे हैं। अचानक जो है कोई आप उनके पुराने फोटो देखिए, आज नए देखिए, तो भाई उम्र जब बढ़ रही है, पता चला आप 50-55 के हो रहे हैं, लेकिन पता चला कि 25-30 में जो थे उससे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये हो कैसे रहा है? ये मेंटेन कैसे हो रहा है? ये नेचुरल नहीं है। और ये जितने कलाकार जो हैं, जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत हैंडसम दिखते हैं, इनकी फिटनेस पे और ब्यूटी पे और वेलनेस पे बात होती है, तो आम लोगों को ये लोग विज्ञापनों के थ्रू समझाते हैं। बहुत सारे विज्ञापन जो हैं तमाम प्रोडक्ट्स के ये लोग तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये लोग जी हाँ, तमाम प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं और बता देंगे नहीं हमारा तो कोई ब्यूटी सीक्रेट है ही नहीं, हम ये क्रीम लगाते हैं, हम वो लिपस्टिक लगाते हैं, हम ये सिर में तेल लगाते हैं। वो सब नहीं है, ये खेल ही दूसरा है, इसको बड़ी मुश्किल से मेंटेन किया जाता है। तो ये जो विदेश जाना, ट्रीटमेंट लेना, ऐसे ट्रीटमेंट लेना जो इंडिया में लीगल नहीं है, ये सारा मतलब मेहनत बहुत, और बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि इतना पैसा कमाते हैं, जाता कहाँ है? अरे भाई इस चीजों में खर्चा करना पड़ता है, उतना आसान नहीं है मतलब। तो इसीलिए मुझे लगा यार इस पर हमको बात करना चाहिए कि ये जो डार्क ट्रूथ है या जो डार्क सीक्रेट्स हैं,
जो इनको बनाए, ये तो एक निकल के आया है, कितने ही है ऐसे कि जैसे हर बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट रहती है ना। हाँ। माल मेंटेन करना पड़ता है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, कई बार माल सड़ जाता है फिर आप उसे फेंकते हैं, कई बार एक्सपायरी हो जाती है, कई बार पैकिंग खराब हो जाती है, कई बार बाढ़ में सूखे में माल खराब हो जाता है। तो ये ठीक उसी तरह, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका खुद का शरीर है, तो ये उसमें उस तरीके होने वाले खर्चे हैं। आप हम आमतौर पर देखते हैं एक खास उम्र के बाद पिगमेंटेशन हो जाता है, चेहरा काला पड़ने लगता है, झुर्रियां आ जाती हैं, या फिर बाल झड़ने लगते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें। लेकिन क्योंकि ये शोबिज़ है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर है तो प्रेजेंटेबल रहना है। क्योंकि अब होता क्या है कि अगर आप स्क्रीन पर आ रहे हैं तो आप गंदे नहीं दिख सकते, सीधी बात है, आपको अच्छा ही दिखना है तभी आप स्क्रीन पर आएंगे। अगर कोई खराब दिखेगा तो कोई स्क्रीन पर क्यों दिखाएगा। तो खुद को खूबसूरत बनाए रखने के लिए, खूबसूरत से ज्यादा मैं कहूँगा प्रेजेंटेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि खूबसूरती की परिभाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, कोई कहेगा सफेद बाल खूबसूरत है, कोई कहेगा काले। तो प्रेजेंटेबल बनाए रखने के लिए ना तमाम तरह की मेहनत, जैसे जिम जाना, अपनी बॉडी में सारे जो शरीर के सारे अंग हैं उनको उसी तरह से मेंटेन करना कि वो जब कपड़ों के अंदर भी वो शरीर के अंग तो दिखाई देते हैं ना, आपका शोल्डर कैसा है, आपकी बाइसेप्स कैसी हैं, आपकी टमी कहीं बाहर तो नहीं आ रही है ना। तो ये तमाम चीजें हैं। और इसको लेकर, इसके अलावा अगर हम शरीर के अलावा की बात करें तो कई बार अपने पर्सनल रिश्ते भी छुपाने पड़ते हैं। हमने देखा कि आमिर खान और गोविंदा ने जब नए नए आए थे तो इन्हें अपनी शादियां भी छिपानी पड़ी, लंबे समय तक ये कहना पड़ा कि हम कुंवारे। हालांकि अब वो ट्रेंड नहीं है, अब तो बड़ा खुलकर बताया जाता है कि हम इसके साथ लिव इन है, ये हमारी गर्लफ्रेंड है या ये हमारी पत्नी है, और बच्चे वगैरह सब वो दिखाते हैं, शक्ल दिखा देते हैं, सबकी बता देते हैं कितने हैं। लेकिन एक वो दौर भी था क्योंकि उनको लगता था कि डिमांड हमारी कम हो जाएगी। तो क्योंकि आप अपनी एक पर्सनैलिटी स्क्रीन पर लाकर बेच रहे हैं, आप कहीं से भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके अंदर कोई ऐसा उंगली उठाकर कोई कहे कि अरे यार ये तो आपके बाल ऐसे लग रहे हैं, आपकी शक्ल तो ऐसी लग रही है, चेहरा आपको ऐसा लग रहा है, स्किन की आपको क्या हो गया। तो आपको बहुत सी चीजें कवर अप करनी पड़ती हैं। वैसे तो चेहरे पे मेकअप तो लगता ही है क्योंकि लाइटिंग के सामने आपको जाना है और आपका चेहरा सही दिखना चाहिए, लेकिन ये वाकई बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और इसमें कई बार तो ये लोग कुछ ऐसे ट्रीटमेंट भी कराते हैं जो न सिर्फ विदेशों में होते हैं बल्कि बहुत महंगे होते हैं, और इन्हें समय समय पर उन्हें बड़ा रेगुलरली कराना पड़ता है। उसके लिए भी बहुत ज्यादा लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं। आपने जैसे कहा ना रेगुलर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तो ये जो जिस ट्रीटमेंट की क्या पी कुछ नाम जो उसमें दिया हुआ है, तो वो ट्रीटमेंट हाँ PRP, हाँ। तो शैलेंद्र सिंह इसमें ये बता रहे हैं कि भाई साल में 4 सिटिंग होती है, वो खुद का भी बता रहे हैं। हाँ। और उन्होंने कहा कि लगभग आधा बॉलीवुड, आप सोचिए आधा बॉलीवुड इस गंजेपन से परेशान है। और वो डॉक्टर का भी नाम बताया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप जाके इस देखिए इस पॉडकास्ट को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शैलेंद्र सिंह उन्होंने अपनी किताब एक लिखी सेल्फ हेल्प करके, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे। फिर बात चली, फिल्म प्रोड्यूसर रहे और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, तो बातों में निकला तो वही बात की आधा बॉलीवुड। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये चीजें सामने नहीं आती रही। सलमान खान के बाल उड़ रहे हैं, ऐसी खबरें कई बार आई, ऐसा नहीं कि छुपा रह जाता है। अमिताभ बच्चन के बारे में चीजें चलती हैं कि भाई क्या वो नकली विग लगाते हैं। अक्षय कुमार के बारे में, अक्षय खन्ना के बारे में, अक्षय खन्ना का अभी जब धुरंधर में दिखे तो लोगों ने कहा अरे अच्छा ही लगता है, नई विग लगाई है। वहां तो क्लियर था। रणबीर कपूर तो जब पहली फिल्म में आए थे सांवरिया में, तो उसके बाद ही उस तरह की खबरें उड़ पड़ी थी कि अच्छा इनके भी हेयर प्रॉब्लम है और इन्होंने भी शायद जो है वो क्या ट्रांसप्लांट कराना, वो सारी चीजें कराई। ऐसे तमाम एक्टर्स, कपिल शर्मा का मामला ले लीजिए, इतने पॉपुलर रहे हैं और लोगों के उनके पुराने फोटो उनके पुराने वीडियो देखिए, जब वो जो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे थे, टैलेंट हंट वाली जो होती हैं कॉमेडी शोज में, उसमें देख लीजिए और आज के कपिल शर्मा को देख लीजिए, कितना फर्क है। मतलब तो खैर संजय दत्त, गोविंदा, ये तमाम बड़े सितारों के साथ ये समस्या रही है। तो मैं वही इसीलिए मैंने कहा कि यार ये आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता, ये बड़े बड़े सितारों के साथ भी होता है। और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर जो है इस बात को न केवल एक्सेप्ट कर रहा है बल्कि दुनिया को बता रहा है कि ये लोग इलाज कराते हैं और विदेश में जाते हैं, महंगे इलाज कराते हैं। और जैसा आपने कहा कि एक बार में ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं एक बार करा लिया और हो गया,
बार बार कराना, मतलब उसको आपको मेंटेन रखना है, तो साल में 4 सिटिंग वहां चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, और कोई भी मतलब इससे बचा हुआ नहीं है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो बॉलीवुड के सितारे दिखाई देते हैं, ये ऐसी, अच्छा यहाँ तो मेल स्टार्स की नहीं, फीमेल एक्टर्स, फीमेल स्टार्स की भी बात है जी, वो भी जो है मतलब, हाँ मतलब वो भी इस तरह की समस्याओं से जो है वो जूझती रहती हैं, उनको भी जाना पड़ता है इन डॉक्टर्स के पास, और वो भी अपना हेयर वेयर कराती रहती हैं। तो जी, किसी के बारे में ये कहना कि नहीं ये तो स्टार है और बस उसकी लाइफ ऐसी ही चल रही है और उसका तो सब चकाचक है, बहुत बढ़िया है, वो बहुत सारी चीजों से जूझते हैं। और उसके अलावा भी जैसे ये तो चलिए हेयर फॉल हो गया, अब बोटॉक्स की जो प्रॉब्लम है, वही जो झुर्रियों वगैरह की बात आप कर रहे थे, फिलर्स जो हैं, ये सारे इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है दरअसल। देखिए हमारे एक दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि मैंने ओडीसी फिल्म का रिव्यू नहीं किया। मैं कर चुका हूं, जिस दिन पिक्चर आती है उसी दिन पिक्चर देख के पोस्ट कर देता हूं। मेरे लिए बहुत पुरानी बात हो गई, वो जिस दिन भी पिक्चर रिलीज हुई थी 1 हफ्ते पहले उसका हो चुका है। तो आप तभी जाकर ढूंढिए, आप मेरा रिव्यू चैनल है उस पर आप जाकर देखेंगे। तो मैं इतने दिनों बाद नहीं करता हूँ, सेम डे कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ स्पाइडरमैन देखने जाऊं कि नहीं जाऊं, अभी तक मैं फैसला नहीं कर पाया हूं कि मैं जाऊंगा या नहीं, तो मैं उसी दिन कर देता हूँ। हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो अच्छा, ये तो हो गई चलिए चेहरे और शरीर के रख रखाव की बातें, लेकिन कई बार रिश्ते भी छुपाने पड़ते हैं कई बार। मतलब हालांकि अब वो दौर कम हो गया है, अब वो दौर बीत गया है कि आप रिलेशनशिप छुपाएं, बल्कि अब तो रिलेशनशिप और दिखाते हैं तो टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं, फिर उसके भी चर्चे होते हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन आप ओपनली पब्लिकली नहीं घूम सकते, पब्लिकली कहीं आ जा नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपको फिर लोग घेर लेते हैं, या आपको लगता है कि प्राइवेसी नहीं है, या लोग पिक्चर क्लिक करते हैं, आपके वीडियो बनाने लगते हैं, रील पोस्ट करने लगते हैं। तो ये सब भी जो है ये एक कीमत के तौर पर सामने आता है, एक बड़ी कीमत के तौर पर। हाँ बिल्कुल सही चीज है। एक तो रिश्ते भले ही अभी दिखाते लेकिन छुपाते तब है जब रिश्तों में टेंशन पैदा होने लगती है, वहां छुपाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर फिर जो है वो मार्केटिंग और एंडोर्समेंट वाले मामले आ जाते हैं। या फिर अगर शादीशुदा है और अगर शादी में टेंशन आ गई है तो उनको छुपाना पड़ता है। अभी दिखाने में कोई समस्या नहीं, दिखाने में तो इनको सब बढ़िया है कि चलो ठीक है, हमको कवरेज मिल रहा है, और लोग अब पहले की तरह नहीं रह गए, बहुत ओपन रह गए हैं। तो ये है। और एक और चीज है, मतलब कि इनको एक डिसिप्लिन वाली बात, इनको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना पड़ता है भाई। जैसे डाइट का जो है इनका, वो इनको मेंटेन रखना पड़ता है कई बार। इनके फिटनेस का है, चाहे रात के 2 बजे हो, अगर वर्कआउट करना है तो करना है, वो एक चीज मतलब होती है। आप डाइट बेडौल नहीं हो सकते, बेडौल नहीं हो सकते हैं। और डाइट प्लान इनके जो रहते हैं उनको फॉलो करना होता है। हफ्ते में 1 आध दिन भले ही वो चीट कर लें, लेकिन कितने ही एक्टर्स हैं मतलब जिनके बारे में हमने सुना है या उनसे बातें भी की है, वो शक्कर मतलब शुगर इनटेक उनका बंद रहता है, वो चावल नहीं खाते हैं, मतलब हफ्तों और बरसों तक के ये मामले, मीठा, बिल्कुल ये सब चीजें जो है। तो एक बहुत तरह का एक डिसिप्लिन की भी जरूरत है। हाँ, लेकिन ये कई चीजें ऐसी है जिसके बारे में, जो मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई, जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। ये एक बात है। तो ये चीज कभी निकल आए, वो उन्हें छुपाना पड़ता है। भले वो अपना जिम रूटीन दिखाएं पर्दे पर कि हम जाते हैं जिम, या वो मसल फ्लेक्स करके दिखाते हैं कि हम मसल्स बना रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि हम ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं, कौन सा स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कौन सा हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि वो फिर अगेन उनके अगेंस्ट चला जाएगा कि अच्छा अब ये बनावटी, मतलब एक तरफ बनाना भी है शरीर को और दूसरी तरफ दिखाना भी नहीं है कि हम बनाते हैं। क्योंकि अगर ये पता लग जाएगा कि आप बनाते हैं तो लोगों को लगेगा आप लोगों को बना रहे हैं, लेकिन वो उस पेशे की डिमांड है। मतलब आप कैसे 45, 50 या 60 में भी हमेशा 25 और 28 और 30 के कैसे दिख सकते हैं? मतलब कोई भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो कुछ खास चीजें, कुछ खास रजीम को फॉलो ना करे। प्रोटीन डाइट लेते हैं बहुत अच्छी, लगातार जिम में जाना, फिजिकल एक्टिविटी बनाकर रखना, स्किन का, हेयर का ध्यान रखना, प्लस अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी टेंशन्स। कई बार ऐसा होता होगा जब बोलने की स्थिति नहीं बनती, या फिर कहीं आने जाने मिलने जुलने की स्थिति नहीं बनती, लेकिन उसके बाद भी आपको दिखाना है कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खुशनुमा है। खैर, हम में से बहुत सारे लोग आजकल ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, अपनी इंस्टाग्राम रील्स में यही कर रहे हैं कि हम दिखाते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये उनके लिए काम का भी मतलब ये हो जाता है, काम के हिस्से में आती हैं चीजें कि उनके काम से जुड़ी चीजें हैं। और ये जगदीप सक्सेना कह रहे हैं आपके लाइव टेलीकास्ट में बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट बहुत आते हैं, सारा कंटिन्यू मजा खराब होता है, आप यूट्यूब वालों को बोलो कुछ।
हम तो यूट्यूब वालों को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, एक बात। दूसरी बात की जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वही वजह है कि हम ये शो कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम को कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो मैं और रवि जी तो टोटली सोशल मीडिया पर ही डिपेंडेंट हैं, तो आपको हमारे बारे में भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। लेकिन जरूर अब यूट्यूब तो यूट्यूब हमारे कंट्रोल में नहीं है। यूट्यूब तो कभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाता है, कभी वो भी नहीं पहुंचाता है। तो यूट्यूब तो गूगल के कंट्रोल में है, और गूगल का दफ्तर अमेरिका में, भारत में नहीं है। कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है उनके, सीधे तौर पर कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है कि आप, हाँ बिल्कुल। तो कई बार कई मामले ऐसे होते हैं जिन पे हमें लगता है चलो उनकी सलाह लें या उनकी मदद लें, तब भी वो हम नहीं कर पाते, अवेलेबल नहीं है, वो हमें उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि मेरा इंटरनेट खराब है, मैं चेक कराता हूँ मेरा राउटर, बाकी स्पीड वगैरह तो मैंने देखा था कि ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये बीच में शिकायत कर रहे थे कि मेरा वीडियो रुक जाता है, तो मुझे चेक कराना पड़ेगा। हाँ ये है, ये मैंने भी 2-3 बार महसूस किया है आजकल में कि थोड़ा सा आपका वीडियो जो है कभी कभी रुक जा रहा है। अब इसमें ये वाली जो बात है ना कि इनका ये जो रूटीन वगैरह है, इनका बेसिकली ये है कि इनको इसलिए छुपाना जरूरी होता है क्योंकि इनकी इमेज एक लार्जर देन लाइफ इमेज है। लोग सोचते हैं कि इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, इनकी जिंदगी में सब कुछ ऑर्गेनिक और सब कुछ नेचुरल है। अब ये झूठ तो बोल नहीं सकते भाई। अगर हमारे घर में झगड़ा हो गया है, हम तब भी बाहर मुस्कुरा के निकलते हैं, बाहर किसी को ये नहीं बताते घर में झगड़ा हुआ है, झगड़ के आ रहे हैं या नाराज है या मूड खराब है। तो ये सेम वही स्थिति है इन लोगों के लिए। अंदर इनके चाहे जितनी तकलीफ चल रही हो, अंदर चाहे जितना इनको मन मार कर जो है, अच्छा मन मार कर मुस्कुराना भी पड़ता है, ये भी इनकी जिंदगी की एक समस्या है। अब तो पिक्चर फ्लॉप हो जाए तब भी कहना पड़ता है हिट हो गई है। ये भी बात सही। इसीलिए देखिए इस बिजनेस को कहते हैं शो बिज। यहाँ शो करना है, हम बहुत अच्छे हैं, जिंदगी बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कमाई बहुत हो रही है, हम हमेशा जवान हैं, रंग चमक रहा है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, गाड़ी बहुत लंबी है, इस दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप तभी आप उसको मतलब कहते हैं ना कि अपने बिजनेस को आगे चला सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि साहब चेहरे पर झुर्रियां हैं, बुढ़ापा आ चुका है, गाड़ी है नहीं, पिक्चर पिट गई, तो कौन ही आ रहा है आपको पूछने। तो आपको वो ग्लॉस बनाकर रखना पड़ता है, और ये दर्शकों की भी जरूरत है, क्योंकि दर्शक भी ऐसे ही फिल्म या शख्सियत से जुड़ना चाहते हैं जो बड़ी खुशनुमा और अट्रैक्टिव हो। अगर आप ये कहेंगे कि हम खुशनुमा भी नहीं है, हम बूढ़े भी हो रहे हैं, हमारे पास कुछ शेयर करने के लिए अच्छा नहीं है, सब कुछ बर्बाद बेकार और बुझा हुआ है, तो कौन ही आएगा आपको देखने के लिए। तो ये इस प्रोफेशन की डिमांड भी है। हाँ, ये ब्लिंकिट वाले सवाल का मैं जवाब जरूर दे देता हूँ। प्रैक्टिकली जगदीप जी, मेरे लिए ब्लिंकिट पर किताब को रखवाना संभव नहीं होगा, क्योंकि ब्लिंकिट पर रखवाने का मतलब है हिंदुस्तान में जितने शहर हैं और उनमें जितने एरियाज हैं लोकल, वहां मुझे स्टॉक रखवाना पड़ेगा अपनी किताब का, जो कि संभव नहीं है। मेरी किताब प्रिंट टू ऑर्डर वाले मतलब सिस्टम में आई है, जहां पर जैसे ही आप ऑर्डर देते हैं, आपके ऑर्डर पर किताब छपती है आपकी नियरेस्ट प्रेस में और आप तक पहुंच जाती है। मान लीजिए आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ के आसपास की प्रेस में किताब छपकर आप तक पहुंचेगी। अगर आप केरला में हैं तो केरला के आसपास किताब छपेगी और आप तक पहुंचेगी। तो ये जो ब्लिंकिट वाला मामला है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी किताब का कहीं कोई स्टॉक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास हजारों किताबें मैंने छाप कर रखी हुई हैं। जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, विदिन 7 days किताब छपती है और आपके घर तक पहुंच जाती है। ब्लिंकिट का सिस्टम इस तरह से काम नहीं करता है। ब्लिंकिट कहता है कि आप सारा स्टॉक हमारे पास रखवा दीजिए हमारे गोडाउन में, जो अब संभव नहीं है मेरे स्तर पर, और मुझे लगता है किताबों के लिए वो संभव होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में कितने सारे शहर हैं और कितने सारी लोकेलिटीज हैं, हर जगह मेरी किताब रखी हो स्टॉक में, ये फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन आप अमेजोन से ऑर्डर कीजिए, विदिन 7-8 days सबको मिल रही है। मैं लगातार अपने सोशल मीडिया पर वो पिक्चर इसीलिए पोस्ट भी कर रहा हूँ। पिक्चर को पोस्ट करने का जो पर्पज है वो यही है कि मैं बता सकूं कि अलग अलग इलाकों में। आज ही मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने 2 मित्रों ने मुंबई में मंगाई है, एक ने बरेली में मंगाई उत्तर प्रदेश में, एक ने चेन्नई में मंगाई है। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं ऑर्डर कर रहे हैं और उनको उन तक पहुंच रही है। सबका एक्सपीरियंस ये है कि विदिन 7 days पहुंच रही है। तो देखिए 24 जुलाई को ये किताब लिस्ट हो गई थी अमेजोन पर, और आज हम कितना 30 जुलाई है, तो इन 6 दिनों में बहुत सारे अलग अलग इलाकों से लोगों के मैसेज आ गए मेरे पास, जिन्होंने भी बुक कराई उनको आ गई। किसी को 7 दिन 8 दिन से ज्यादा नहीं लग रहा है।
एक्चुअली 20 को आ गई थी, 24 से डिलीवरी शुरू हो गई थी इसकी। 20 को किताब लग गई थी मेरी और 24 से इसकी डिलीवरी शुरू हो गई थी। 24 से 30 के बीच काफी लोग इसे रिसीव कर चुके हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं, जो हम ये कहते हैं कि स्टारडम की कीमत। तो स्टारडम जो हमें दिखता है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम, बहुत सारी इंपॉर्टेंस, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हम कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता और हम उसको कई बार ऐसा ले लेते हैं, हाँ इतना तो होगा ही है, इतना तो चलता ही है। तो है बहुत मुश्किल एक्चुअली। अब मैं ऐसे कई सारे स्टार्स को जानता हूं जो जिस वक्त हिट थे उन्होंने अपनी बॉडी को बड़ा अच्छा मेंटेन किया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी बॉडी भी मेंटेन करना बंद कर दी, काम मिलना कम हो गया। तो जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं करते अपनी, तो फिर आपको काम मिलना भी बंद होने लगता है, कम हो जाता है, फिर आप गायब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फिट थे और अब उतने फिट नहीं है क्योंकि उनके पास उतना काम नहीं है या उन्होंने काम करना छोड़ दिया। इसमें देखिए फरदीन खान देखिए ना, फरदीन खान ने बिल्कुल ही मतलब बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया था। फिर फरदीन खान दिखाई दिए तो काफी उनका वजन बढ़ गया था और लोग उनको देखकर हैरत में भी आए। बीच में यूके में रहने चले गए थे, वो वापस आए फिर से। तो ऐसे तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कई बार इस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तो फिर उनको काम मिलना भी बंद हो जाता है। तो उनको काम मिलता रहे, ये उसके लिए जरूरी है। देखिए, तो बात सिर्फ फिजिकल की नहीं है, यहाँ बहुत सारा मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा भी है। जो मतलब डार्क ट्रुथ और डार्क सीक्रेट्स की बात करें, भाई यहाँ जिस तरह से शोषण है उसकी तो अभी हम उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, वो एक अलग हिस्सा है। यहाँ जो लड़कियों का स्ट्रगल है, हालांकि अब वो लड़कों का भी स्ट्रगल है, वो एक बहुत खतरनाक तरह का है। एक एक्टर से मेरी बातचीत हुई थी कुछ समय पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे, अभी मैं नाम उनका स्किप कर रहा हूँ। साउथ के हैं, मतलब उन्होंने हिंदी में इक्का दो सीरियल किए हैं कुछ, और लेकिन साउथ में उनको एक फिल्म में मौका मिला था। धनुष की पहली फिल्म थी वो, धनुष की जो डेब्यू फिल्म थी उसमें वो को स्टार थे, पैरेलल रोल था। और वो फिल्म धनुष की साउथ में बहुत बड़ी हिट हो गई। तो जब वो फिल्म हिट हुई तो ये भी एक्टर के रूप में हिट हो गए। लेकिन उस पहली फिल्म के बाद में इनको 2-3 फिल्में जो है गलत चॉइस कहिए या गलत गाइडेंस कहिए, उसके बाद एकदम से सडनली वो जो सितारा चमक रहा था वो डूब गया, मुंबई लौट के आना पड़ा। और फिर उन्होंने मुझे बताया, और वो इस इंटरव्यू में है भी, कि कितनी मुश्किल दौर से उनको गुजरना पड़ा। कि आप सोचिए, आप रातों रात स्टार बन जाएं और साल 2 साल में फिर आप एक बार गुमनामी के अंधेरे में खो जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि आजकल हम ओटीटी में भी देखते हैं, किसी एक रोल में चमक गए और 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने जो है वो उनकी बात होती रही और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। उनका जो मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा होता है, एक्ट्रेसेस की बात करता हूँ, टीवी की हो चाहे ओटीटी की हो। और टीवी के दौर में तो हमने ये बहुत देखा कि भाई उनको कास्टिंग वाला फोन करके कह रहा बस आपका सिलेक्शन हो गया, आपको फोन आता ही है, और फिर वो लटकाता रहता है, फिर वो उनका फायदा उठाता है। ये जो सारे हैं, ये बहुत सारे ऐसी डार्क चीजें हैं इस इंडस्ट्री की। तो उनको फिजिकली भी खुद को मेंटेन रखना है और इमोशनली जो वो ड्रेन हो रहे होते हैं या इमोशनली उनको जिस तरह से परेशानी हो रही होती है, वो किसी को कई बार बता भी नहीं पाते हैं और फिर वो एक अजीब तरह के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो एक्टर होना या इस फिल्म इंडस्ट्री में आके, ग्लैमर इंडस्ट्री में आके जो है स्ट्रगल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इसीलिए कहते भी है ना कि पर्दा जो चमक रहा है उसके पीछे बहुत ज्यादा अंधेरा। बाहर जितना पर्दा आपको चमकता दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा अंधेरा तो उसके पीछे है। तो ये पीछे के अंधेरे जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं, कभी कभी सामने आते हैं। ज्यादातर बात तो हम उसी ग्लैमर की और उसी लाइट की करते हैं। देखिए, एक और चीज होती है कि आपको ना अपना पर्सनल स्टाफ भी मेंटेन करना पड़ता है। आप कहीं पर भी अकेले नहीं जाते हैं, आपके साथ आपका एक मैनेजर चलेगा, एक स्पॉट बॉय चलेगा, एक आपका मेकअप आर्टिस्ट चलेगा। मैं कितने ऐसे स्टार्स को जानता हूँ, कई बार मैं उन्हें फोन करता था, जैसे मुझे इंटरव्यू करना है उनका, तो जब मैं टीवी चैनल में था तो उनका होता था कि ठीक है हम आपको इंटरव्यू दे देंगे, आप हमें मेकअप का फीस दे दीजिए, क्योंकि हमें अपने मेकअप वाले को बुलाना पड़ेगा। बिना मेकअप के हम कैमरे पे सामने बैठेंगे। खासकर फीमेल आर्टिस्ट के साथ ये होता था। कई बड़े नामों ने सीधा पैसा मांगा कि आप हमारा मेकअप का पैसा दीजिए, आपकी वजह से हम मेकअप करेंगे, हमारा मेकअप पर्सन आएगा। और मेकअप मतलब अगर कुछ साल पहले की बात करूं तो कम से कम जो है 5,000 रुपए का मेकअप होता था। वो महंगा पड़ता है, बिल्कुल 10,000 रुपए तक जाता है वो, लेकिन कम से कम 5,000 का होता था। और उसमें होता क्या है कि वो उनकी मजबूरी है कि वो बिना मेकअप के आपको मिल नहीं सकते।
मेकअप करवाएंगे तो उन्हें किसी को पैसा देना है, तो फिर वो सामने वाले से लेते हैं। और ये एक्टर्स की एक आदत होती है कि वो जो भी खर्चा करते हैं कैमरे के सामने आने के लिए, वो सामने वाली पार्टी से वसूल करना चाहते हैं, फिर चाहे वो प्रोड्यूसर हो या कोई और। बहुत कम। फिर क्या होता है, एक और इसकी तोड़ निकलता है कि यार एक काम करो, फला पार्टी में आ जाओ, वहां जाने के लिए तो मैं तैयार होऊंगा ही, तो तुम्हें वहीं इंटरव्यू दे देता हूँ, मतलब तुम्हारे लिए अगर मैं तैयार होऊंगा तो उसका पैसा चाहिए। तो ऐसा भी तमाम वो उसमें होता है। मतलब ये बड़ी ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ही कॉमनली ये बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कोई छुपी हुई बातें नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री से जो भी ताल्लुकात रखते हैं लोग, अगर वो आप उनसे बात करेंगे तो आपको बता देंगे हाँ यार वो मेकअप पैसा मांग लिया था या मेकअप का टाइम मांग लिया था। तो ये तमाम चीजें होती हैं। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली आप अब कोई स्टार है तो वो टैक्सी से नहीं जाएगा, फिर उसके पास गाड़ी, ड्राइवर, मैंने बोला ना, वो एक पर्सनल स्टाफ का जो खर्चा रहता है वो रहता ही रहता है। कहीं पर भी आना जाना, उनकी कोशिश ये होती है कि हम सामने वाली पार्टी से वसूलें। मैंने तो बहुत लंबे समय कुछ ऐसे जगह भी स्टार्स से बात करके, होता है ना कई बार हमारे खुद की इवेंट होते थे जब मैं अलीबाबा में था, तो हमें कई बार स्टार्स को इनवाइट करना होता था, तो बड़ा एक अलग तरह का प्रोटोकॉल रहता है कि भाई गाड़ी आप भेजिए, कौन सी गाड़ी भेजेंगे, BMW या मर्सिडीज होनी चाहिए, है ना, एयरपोर्ट टिकट आप भेजेंगे हमको, बिजनेस क्लास टिकट होना चाहिए, मेरा मैनेजर भी साथ में ट्रैवल करेगा। ऐसे तमाम चीजें होती हैं जो एकदम सामने से नहीं दिखती हैं। तो कोई भी स्टार अगर कहीं जा रहा है तो जिसने उसे इनवाइट किया है वो उसे बिजनेस क्लास टिकट देगा, उसका पिकअप एंड ड्रॉप होगा, फिर से होटल में रूम चाहिए होगा, रूम भी नहीं ऑब्वियसली स्वीट चाहिए होगा, तो होटल का स्वीट बुकिंग होगा, 2 बिजनेस क्लास टिकट होंगे, लेने के लिए BMW या मर्सिडीज जैसे उस लेवल की गाड़ियां जाएंगी, पर्सनल स्टाफ की भी सारा खर्चा, फिर वो लोग जो जितनी देर वहां रुकेंगे उतनी देर वो कुछ भी ऑर्डर करते हैं वो भी आपको पे करना, ऐसी तमाम चीजें होती हैं। मतलब ये सब स्टारडम को मेंटेन करने के लिए ही किया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टार्स जो MPs भी बने, मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 25 सालों की बात कर रहा हूँ, वो जब पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए भी ट्रैवल करते थे तो उसके लिए भी उनका पूरा लाव लश्कर साथ में दिल्ली जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो अकेले जा रहे हैं। तो वहां पे भी अगर पार्लियामेंट में भी वो है तो उनका मेकअप हो रहा है पार्लियामेंट में जाने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में भी कैमरे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी कैमरे हैं। तो फिल्म स्टार्स का सीन ये है कि वो कहीं भी जा रहे हैं तो एक खर्चा है, और उसको कई बार वो सामने वाली पार्टी से ही वसूलते हैं, और नहीं भी वसूले तो उन्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो पूरा डेकोरम है वो उसी तरीके से मेंटेन हो जैसे कि वो होता आया, क्योंकि आपको अपना एक आभा मंडल बनाकर उसको बेचना होता है। जो आभा मंडल बनाकर बेचना है तो फिर उसके लिए फिर चाहे आपको वर्जिश करनी है, मेकअप करना है, कपड़े रखने हैं, स्टाफ चाहिए, जो कुछ भी चीजें उसमें लगती हैं सारी की सारी आ जाती है। बिल्कुल। तो मुझे आज वही लगा, मैंने कहा हम लोग पिछले शायद 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा हो रहा है हम यही सब बात कर रहे हैं, छात्र आंदोलन जो है या फिर उससे जुड़ी कंगना की कंट्रोवर्सी, एक अलग ही मन का बॉलीवुड कहीं ना कहीं गायब ही दिख रहा है। लेकिन आज ये खबर जब मैंने देखी ना तो मुझे लगा नहीं यार आज थोड़ा सा एकदम बॉलीवुड इनसाइड जो है उसकी बात करें। और ये चौंकाने वाली बात है कि भाई इलीगल होने के बावजूद जो है आप वो ट्रीटमेंट लेते हैं और किस तरह से, और खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि भाई स्टार को खुद को मेंटेन करना जो है बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं सोच चलिए इसको बताना चाहिए। बाकी खबरें तो खैर अभी भी चल रही है भाई, अभी छात्र आंदोलन जो है उसकी खबरें लगातार आ रही, संसद चल रही है, पूरा हंगामा मचा हुआ है उस पर। सोनू सूद ने भी बोला अभी कंगना रनौत पर। आज तो राज्यसभा में बात हुई, आपके जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने वो जो किसान आंदोलन के दौरान जो कंगना को एक कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल ने जो थप्पड़ मारा था उसकी बात की और खुलकर बीजेपी से कहा है भाई कि देखिए तो वो एक थप्पड़ था और जिस तरह की बात इन्होंने कही है गटर वाली, तो वही उन्होंने कहा कि ये सारे छात्र जो हैं, जैन जी जो हैं, आपकी पूरी पार्टी को उठाकर जो है वो गटर में डाल देंगे या सरकार को डाल देंगे, इस तरह की कोई बात कही है। तो कंगना ने जो कहा वो काफी मामला जो है वो एक तरीके से तूल पकड़ गया। कई लोगों को मैंने देखा वो बीजेपी जरूरत थी क्या उसकी, क्या जरूरत थी उसकी, ये भी सोचना चाहिए था कि उसकी जरूरत है वो कहने की या नहीं है। और देखिए क्या होता है कि एक मामला पहले से इतना बिगड़ा हुआ है, उसमें आप और इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो उसको सुधारेगा नहीं, वो उसको और गड्ढे में डालेगा। तो बोलने के लिए मौका भी देखा जाता है, वक्त, नजाकत, मौका सब देखा जाता है। तो ऐसे भी वीडियो देखे जो लोगों ने सीधे मोदी जी को संबोधित किए और कहा है कि भाई आप कंगना को थोड़ा बोलिए कि चुप रहें क्योंकि आपकी पूरी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। तो बात तो सही है।
सोनू सूद के साथ तो देखिए कंगना का पुराना पंगा है, पुराना मतलब वो चलता रहा, हाँ पुराना है। तो दोनों एक दूसरे पर कोई टिप्पणी करने का मौका चूकते नहीं है, तो वो चल रहा है बिल्कुल। हाँ, आज एक और शायद सुदेश बेरी की भी एक मैं खबर देख रहा था, उनका कोई पुराना वीडियो चल रहा है उनका, वो कुछ चरण धोकर पीना चाहते हैं शायद। हाँ, मैं मोदी जी के चरण धो के पीना, भगवान विष्णु का अवतार है, ऐसा कुछ उन्होंने उस चीज को दोहराया है, भगवान का अवतार है और मैं तो उनके चरण धोकर पीना चाहता हूँ। तो देखिए अलग अलग तरह की बात है भाई। छात्र आंदोलन वाले जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो सवाल पूछना तो बनता ही है, उस पद पर कोई भगवान तो है नहीं, जवाबदेही है। पर ऐसे भी लोग हैं, कंगना भी कहती है हमारे भगवान है, सुदेश बेरी भी कह रहे हैं कि मैं तो चरण धो के पीना चाहता हूँ। सुनील शेट्टी साहब का एक बयान आया था कुछ दिनों पहले, जिसमें अपनी पोती के बारे में कह रहे थे कि 15 महीने की है, लेकिन वो मोदी जी की फोटो देखती है तो भगवान के, गणेश जी के सामने से एक लड्डू उठा के लाती है और उनको खिलाने की कोशिश करती है। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा, भक्ति, भावना या जो भी लॉजिकल सोच है उसकी बातें हैं, मगर हाँ लेकिन है, मामला गर्म है अभी। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब कोई पूछ रहा है हु इज सुदेश बेरी, अब मुझे पता नहीं आप किस एज ग्रुप से आते हैं जयंत राव। अब 90 के दशक में तो बहुत टीवी पर आते रहे हैं सुदेश बेरी, आप गूगल कीजिए, आप जितना आपने स्पेलिंग यहाँ पे टाइप की उतनी गूगल पे कीजिए, आपको मिल जाएगा उनका चेहरा। मैं एक बात और दर्शकों से कहना चाहूंगा, हमारे दर्शक बहुत प्यारे हैं, वो हर चीज हमसे पूछते हैं और हमें अच्छा भी लगता है जब हम लाइव आते हैं, लेकिन अगर कभी हम लाइव नहीं है और आपके मन में सवाल आए तो गूगल पे भी टाइप कीजिए, आपको जवाब मिलेंगे बहुत सारे, चैट जीपीटी पे भी मिलेंगे। जैसे आपने पूछा है हु इज सुदेश बेरी, अगर आप यही गूगल पे टाइप करेंगे तो गूगल आपको फोटो भी दिखा देगा। तो इसका भी इस्तेमाल आप करें, गूगल बड़ी अच्छी चीज है। चैट जीपीटी, एआई जो है ये भी थोड़ा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, नहीं काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं कई बार, बिल्कुल उनसे पूछा जाना चाहिए, सही है। कुल मिलाकर अच्छी चर्चा रही रवि जी, और अगर आप इस विषय में और कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो बताइए। मुझे लगता है हमने सारी जो उसके सारे एंगल्स हैं वो तो हमने बता दिए हैं। हालांकि हम, आप भी, मैं भी, मतलब 2-2.5 दशक लगभग हो रहा है, तमाम चीज जानते हैं, लेकिन वो जो इलीगल वाला मामला था उसने मुझे थोड़ा सा चकित किया कि अच्छा, अभी तो हमें लगता है ठीक है भाई ये जाते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं, वेलबींग और वो सब चीजें हमें पता है, लेकिन तब जबकि वो इंडिया में लीगल नहीं था, मतलब ये भी एक पॉइंट इसमें मुझे थोड़ा सा रोका वहां पे। फिर मैंने खबर पढ़ी, फिर वीडियो देखा, मैंने कहा अच्छा, तो ये जो हमारे पास जानकारी थी पहले से उसका थोड़ा एक पॉइंट और मिल गया हो तो उसमें इजाफा हुआ, इसको हमें, हाँ एक्सटेंडेड वर्जन है। तो मुझे तो जो भी नया मिलता है तो मुझे लगता है कि हमें अपने दर्शकों के साथ उसको बांटना चाहिए तुरंत। तो ये जर्नलिस्ट वाली आदत है, खबर अपने पास नहीं रखना, सबको बताना। राजन ठंड है हमारे दर्शक, वो लिख रहे हैं कंगना को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इंडिया गुलाम होने के बावजूद उन्हें 2014 से बॉलीवुड में खूब काम मिला और खूब पैसे भी कमाए गुलाम भारत में उन्होंने। सही बात है, ठीक है। कंगना तो देखिए अब क्या होगा, अब लोगों की सचमुच नजर है कि क्या बीजेपी कुछ कहेगी, कुछ एक्शन लेगी, कुछ बोलेगी, अंदर अंदर ही सही कोई खबर निकल के आएगी, या फिर अभी तो संसद का सदन जो है वो चल ही रहा है, सत्र जो है, तो फिर निकल के कल परसों में कुछ बाहर बोलेंगी आकर, देखते हैं, या कोई वीडियो बनाएंगी। तो देखिए एक्ट्रेस के तौर पे तो मुश्किल हो चुका है कैरियर उनका जो है, और फिल्में वगैरह तो अब है भी क्या। एक फिल्म आनी उनकी जो क्वीन 2 जो है वो, उसमें जो अगर उन्हें लग रहा है कि भाई मेरा कैरियर बचा हुआ है, और ये जो जिस तरह से सीक्वल फिल्में जो होती हैं, जो फ्रेंचाइजी होती हैं, वो चल जाती है तो कैरियर की उम्र बढ़ जाती है। अब देखते हैं कैसे होता है। चांस पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखें तो देखिए चांसेस तो अब बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत अनपॉपुलर हो चुकी है, ये एक बात तो बहुत साफ, मतलब बहुत ही हाई लेवल अल्टीमेट ही कुछ आपने बना दिया होगा कि पब्लिक कहेगी यार क्या बात है, ऐसा तो कभी देखा नहीं, या बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा या कॉमेडी होगी, कुछ ऐसा अलग होगा तो। लेकिन अगर वही क्वीन वाली थीम होगी कि पहले आप जो है विदेश चले गए। अच्छा एक मजे की बात है, मैं कहीं ये भी देख रहा था, कंगना खुद ही अपने आप को कंट्राडिक्ट करती हैं, कहा तो वो क्वीन जैसी फिल्म में लड़कियों की आजादी की बात कर रही कि अकेले दुनिया में घूमने चले गए, और शादी अगर नहीं हो रही, टूट गई, कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर और पूरी दुनिया में घूम के मजे कर रहे हैं। और यहाँ अगर लड़कियों की आजादी की बात आ रही है, वो अपने मन से रह रही हैं,
तो यहाँ उनको कह रही हैं कि तुम दारू पीती हो, तुम गाली देती हो। मतलब उनकी स्क्रीन इमेज जिसने उनको सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया, क्वीन ही वो फिल्म है जिसने कंगना रनौत को रियल स्टारडम दिया। वहां से लोगों ने कहा यार कमाल की एक्ट्रेस है, और फिल्म भी चली, प्यार भी मिला। और लेकिन आज जब वही स्थिति लड़कियों के बारे में आ रही है तो वो गटर जनरेशन बोल रही है। तो मतलब या तो वो झूठ है या ये झूठ है। भाई लोग तो ये सोचते हैं ना कि आप जैसे पर्दे पर देख रहे हैं, अमिताभ से यही तो नाराजगी है कि कहने को आप एंग्री यंग मैन है, पूरे जीवन उस इमेज के साथ आपने निकाल दिया है। अब इतनी चीजें हो जाती हैं तो आप एकदम दब्बू और डरपोक की तरह नजर आते हो। अब आप कह रहे हैं ना मैं एंग्री हूं ना मैं यंग मैन हूं। चलिए मान लिया, लेकिन देखिए सवाल लोगों के मन में बहुत हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती ना। आप कोई आप तो बहुत ही कुछ भी नहीं है मतलब, और बहुत सारे बच्चे जो सड़क पे उतरे वो भी कुछ नहीं है यार, लेकिन वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आपको कोई लेना देना ही नहीं बचा? मतलब पूछा तो जाता है ये सब। डेफिनेटली अब क्या होता है कि फिर आप जब इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना नाम कमा लेते हैं, तो फिर आप उसके प्रति हो जाते हैं कि वो बचा रहे। ऐसा ना हो कि कोई चिट्ठी नोटिस हमारे पास आए और हम मतलब वही अप्रोच हो जाती है, वही हो जाती है। और अब वही करियर अब तो बनाना नहीं है, जो होना था, चरम पे पहुंचना था, वो पहुंच गए। बेटे की चिंता है आपको? चिंता तो खैर हाँ, चिंता तो खैर हर चीज की, सही बात है। तो ठीक है, उन्होंने क्या, बहुत लोगों ने डिसअपॉइंट किया है इस बार। बहुत लोगों ने किया। तो अभी तक तो ये था कि ठीक है कोई आवाज नहीं उठाता है तो हम भी चुप रहते हैं। यार यहाँ तो इतनी पूरी जनरेशन सड़क पे उतर गई और तब भी आप चुप रहे, लोग आपकी तरफ देखते रहे। किसी ने आपसे कहा नहीं, आपके आने से कुछ नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट एक होता है मोरल सपोर्ट होता है। आप कुछ बोलते हैं, आप ये बताते हैं कि हाँ मैं भी महसूस कर रहा हूं, वही कम से कम दिखाई दे कि नहीं मैं भी महसूस कर रहा हूं। मतलब पता चल रहा है कि आप तो कुछ महसूस ही नहीं कर रहे हैं। अगर इंसान महसूस करना बंद कर दे तो आप उसको क्या कहेंगे? भाई ये लोग पूछ रहे हैं ना, हमारे दर्शक राजन ठंड जी पूछ रहे हैं कि ये जो क्रिप्टिक ट्वीट आते रहे उस पे आपका क्या कहना है? क्या कहें, जिस चीज का कोई मतलब ही समझ में ना आए। वो तो एक दिन किसी ने खबर चला दी कि वो आईसीयू में है, पता चला वो कुछ और था मामला। तो वो मतलब वो बोलना भी क्या बोलना, इसका कोई अर्थ ना हो। भाई सीधी बात है, वो बोलना भी क्या बोलना, इसका कोई अर्थ ना हो। ऐसे क्रिप्टिक ट्वीट्स का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। आपको मन में पता नहीं, मतलब फिर तो सोचना पड़ता है कि मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने दुनिया देखी है, आपने दुनिया जहान का स्टारडम देखा है। फिर आप दो चार शब्द में क्या लिख रहे हैं? मतलब हर बात ऐसी लिखते हैं कि लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। जबकि मुझे तो बहुत आश्चर्य इसलिए भी होता है कि वो हरिवंश राय बच्चन जैसे लेखक और कवि के बेटे हैं। अंग्रेजी में एमए हैं, उनकी हिंदी अंग्रेजी दोनों पे जबरदस्त पकड़ है। तो भाषा जो आपका एक्सप्रेशन है उसको क्या हो गया है? इसका मतलब है बहुत भीतर में कहीं गहरी गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ तो हो चुकी है, वही चीज है। लेकिन ठीक है, अभी क्या बोल, मैं अपने जो दर्शक साथी जुड़ते हैं उनसे मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अब आप भूल जाइए, अब आप छोड़ दीजिए। वो 83 ईयर्स के हो चुके हैं, तो कोई उम्मीद नहीं लगाना किसी भी लेवल पे। ठीक है, वो अपनी लाइफ जिए। वेस्ट में मैंने ये देखा है, वेस्ट में एक चीज बहुत अच्छी और मुझे ठीक भी लगती है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर फिल्म स्टार्स हो, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो एक बार पब्लिक लाइफ उन्होंने एंजॉय कर ली, जब वो एक तरीके से रिटायरमेंट वो ले लेते हैं और फिर वो दुनिया जहान से अलग जाके अपना जीवन जीते हैं। उनको फिर दुनिया से मतलब नहीं रहता, उन्होंने दुनिया देख ली, जी ली, और फिर उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उनका, वो अपनी लाइफ आराम से जीते हैं। मुझे लगता है वो सही जीवन है। चिपके नहीं रहते हैं कि यार देखो हम 20 साल पहले ये थे, 25 साल पहले ये थे। हमने अपना टाइम एंजॉय कर लिया, अब हम अपना जीवन जी रहे हैं। मैं अपने किसी दर्शक से बात कर रहा था यूएस में जी, तो भारतीय हैं वो, पिछले कई पीढ़ियों से अमेरिका में बसे हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया, बोले कि आपको जानकारी खुशी होगी कि अमेरिका के कई सारे प्रेसिडेंट्स, जिसमें एक जॉर्ज बुश का भी नाम उन्होंने लिया था, वो प्रेसिडेंटशिप से हटने के बाद कई भारतीय मूल के लोगों के लिए काम कर रहे थे। मतलब बेसिकली आप राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के और उसके बाद फिर आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं।
जिसमें आप किसी भारतीय मूल के व्यक्ति के एम्प्लॉई हैं। अच्छा, तो ठीक है। मतलब हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं प्रेसिडेंट रहा हूं तो फिर अब तो मैं मतलब क्या ही कुछ करूंगा। हमारे यहाँ अहंकार का भाव भी बहुत ज्यादा है। भारत में अहंकार जो है ना, ईगो, वो आम तौर पे कह रहा हूं मैं, ये अरे हम ये हैं, हम फला हैं। वो आता था ना, चचा विधायक हाँ। हैं, एक शो आता था चचा विधायक है। चाचा, तो मतलब चाचा। किसी के घर परिवार में कोई नेता हो जाए उसके बाद तो उसकी चाल ही नहीं मिलती किसी से कि भैया मैं तो वो हूं। तो वहां तो स्थिति है कि प्रेसिडेंट थे, फिर काम कर रहे हैं कहीं और। यहां आप सोच सकते हैं। मेरे ख्याल अबुल कलाम आजाद साहब ने शायद प्रेसिडेंटशिप से हटने के बाद काम करना शुरू कर दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, ये तो अच्छी बात है भाई। आप एक पोस्ट पे थे, आपकी एक लाइफ थी, जो आप कुछ भी कर रहे थे, आपने उसको एंजॉय किया, ठीक है, आप खाली कर दीजिए, ओके ठीक है, अब मैं ये नहीं करता, बोझा मैं लेके एक चलना, नॉर्मल लाइफ जीऊं। हाँ, सर पे हम बोझा लेके चलते हैं कि मैं वो हूं। सर पे बोझा, हाँ, वही 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 चीज है। इस ठीक मामले में है, मुझे अभी क्या जुनैद बिल्कुल सही बोलूं। लगते हैं, आमिर खान के बेटे। उनके सर पे हाँ, कोई वो बोझा नहीं है कि मैं सुपरस्टार का बेटा हूं तो मैं ऑटो रिक्शा में नहीं ठीक बैठूंगा। है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर वो एक ही उदाहरण है, बाकी तो फिर सबके देख ही रहे हैं क्या हाल है। अब जुनैद को मुझे लगता है ठीक है, वो चाहे वो एक्टिंग करते हैं, उन्होंने पढ़ाई की है उसकी, अ, ठीक है, थोड़ा और कर लें, पिताजी उनके लिए फिल्में बना रहे हैं तो, लेकिन रियलिटी को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना वो अच्छा होता है। या फिर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सबको गलत साबित कर दें, तो एक वो भी तरीका होता है। हाँ। तो देख लें, मतलब बहुत लंबा ना खींचे, मतलब कि फिर वही होता है ना कि अभी क्या नाम लें किसी का, चलिए, पब्लिक मैं अपने धकियाने दर्शकों लगती, को एक गरियाने बात लगती बताना है। चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि एक दर्शक हैं, वो उन्होंने पहले लिखा हेलो सर, मैंने उसको स्क्रीन पे शेयर किया। फिर उन्होंने लिखा आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैंने उसको फिर स्क्रीन पे शेयर किया। तो मैं जो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मतलब आप आगे बढ़िए। फिर आपने लिखा सर, मैंने उससे स्क्रीन पे शेयर किया। फिर आपने लिखा प्लीज सर विल रिप्लाई मी। अगर आप इतने में अपनी बात लिख देते तो मैं उसका जवाब दे। मैं अगर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मतलब मैं आपके मैसेज पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आप आगे बढ़े। तो आपने 4 लाइनें जो खर्च की हैं उसमें 1 लाइन आपको खर्च करनी थी, अपना सवाल लिखना था। अगर वो जवाब देने लायक होता तो मैं उसका जवाब जरूर देता, मैं या रवि जी। मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे पूछ रहे हो सकता है आप रवि जी से पूछ बिल्कुल। रहे हो। तो आपको करण देओल की एक्टिंग कैसी लगी बंटवारा 47? देखिए बंटवारा 47 तो मैंने अभी देखी नहीं है क्योंकि वो रिलीज नहीं हुई है। जब वो रिलीज होगी तब मैं उनकी एक्टिंग देखूंगा, फिर बताऊंगा। अभी उनकी 2 इंग्लैंड का फिल्में आई पीएम तो तो हैं। साइकिल से बस में ट्रेन घूमते पड़ते हैं विदाउट सिक्योरिटी। हाँ, तो यूरोपियन कंट्री की यही तो हाँ हाँ, ब्यूटी है। वहां पे मेट्रो में आपको मिल जाते हैं सब लोग, मेट्रो में साइकिल पर। मतलब ये होना ही चाहिए क्योंकि आप महामानव थोड़ी हो जाते हैं कुछ बनते ही, आप रहते तो वही है ना। यहाँ तो पार्षद विधायक बनते से सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, पर्सनल से लेके घर के बाहर, झूठा मतलब ईगो, कहाँ पे झूठा सिक्योरिटी ईगो, नहीं झूठा होती है। ईगो है। बस गाड़ी पे बस। प्लेट लगाते हैं, हम फला विधायक हैं, एक झंडा लहराते हैं। ये सब चीजें ईगो का हिस्सा होती हैं। नेम प्लेट लगाना, पार्टी का झंडा लगाना, कुछ ऊपर बत्ती लगाना, तमाम तरह की चीजें जो होती हैं, सब ये सब बताती हैं कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं। आपके देखिए, पास कुछ इसका है नहीं, इलाज, आप ढूंढ रहे हैं। इसका इलाज जनता को ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ याद आ रहा है, शायद पटना का ही मामला आया था, आई थिंक पटना का ही था, कुछ दिन पहले की बात है, शायद 1-1.5 महीने पहले, कि नहीं, हाँ नेताजी की वजह से जो है सड़क जो है रोक दी गई थी, जैसा कि हमेशा होता है। तो वहां जो लोग इकट्ठा थे, मतलब ट्रैफिक में फंसे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सबने एक साथ हॉर्न बजाने शुरू कर दिए, एक साथ, चारों तरफ देखा से, था मैंने वीडियो, हाँ है ना। देखा फिर था उसके देखा बाद था। मारे शर्म किया, जो भी हुआ तो फिर ठीक है भाई, चलो ट्रैफिक चलने दो वाला मामला हुआ। ये जनता को करना पड़ेगा, जनता भी खड़ी हो जाती, जनता भी कुछ नहीं बोलती है। तो थोड़ा सा ये जनता को ना अपने जगाना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा उनको सोचना पड़ेगा कि ये जो भाई ये जो है, अंधभक्ति का फैशन चला है वो जनता की वजह से ही तो चला है। अरे बिल्कुल, अल्टीमेटली तो चाहे, जनता ही है। बिल्कुल, मतलब चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हाँ हो, बात वो नहीं है कि कौन, भाई उनको ये एहसास आप ही दिलाते हैं कि आप तो खास नहीं, आप तो भगवान हैं। बंद करो भाई, आप उनको बताइए कि आप हमारे ही बीच से हैं, हमने चुन के हाँ भेजा है। ये जब तक एहसास नहीं कराएंगे
वो तब तक बहुत मुश्किल होगा। अफसरों को एहसास दिलाया जाता है, अरे आप तो अफसर हैं। अरे भाई आप ड्यूटी कर रहे हैं यार, आप जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, जनता के टैक्स के हाँ, पैसे से आपकी तनख्वाह बन रही है। आप हमारी सैलरी, हमारे पैसे से सैलरी लेते हो। हाँ बिल्कुल, आप जनता का काम करने के लिए बैठे हैं भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए आप। तो जनता को हाँ, बदलना पड़ेगा, मुझे लगता है शायद बदले। देखिए अब जिस तरह से नई जनरेशन का थोड़ा सा रुख दिखा है, शायद बेहतर हो। तो चलिए, मुझे लगता है एक अच्छी जी खासी बातचीत हो गई। सौरभ शर्मा जो आए थे उन्होंने 3-4 लाइनें लिखी पर अपना सवाल नहीं लिखा। शायद अगर वो चलिए सवाल लिखते ठीक तो है, उनको जवाब मिल जाता। उन्होंने 4-5 लाइनें लिखी पर अपना सवाल नहीं लिखा। चलिए, अगली बार जब भी कल आए तो अपना कल सवाल लाइव लिखिएगा। कल लाइव और करेंगे तो वो लिखेंगे फिर। जी, हाँ चलिए ठीक ठीक है, है जी, सभी चलिए। दर्शकों को हाँ, शुभ रात्रि, और आपको भी शुभ रात्रि, नमस्कार सबको। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। जोरा पार्ट 2 शायद रिलीज हो चुकी है, यूट्यूब पर आपको दिख जाएगी। कुछ पूछ रहे हैं। नहीं अभी तो नहीं जोरा हुई, पार्ट अभी अभी नहीं नहीं हुई, आई अभी है? नहीं। अच्छा, वो नो मेरी नो राजीव अभी राय नहीं जी से हुई। एक बात हुई थी तो वो कह रहे थे कुछ आंखों में तकलीफ है उन्हें। मैंने उन्हें असल में अपनी अच्छा। पुस्तक के लिए मैसेज किया था तो बोले अरे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी आंखों में ओ तकलीफ है। मैंने कहा अच्छा, अच्छा ठीक तो फिर है, चलिए नहीं आई करेंगे होगी, बात। उसका कोई अपडेट है नहीं अपने पास। है नहीं, अपडेट नहीं है। हाँ, चलिए जी, थैंक यू, टाटा, बाय चलिए बाय। ओके, बाय। गुड नाइट।